बात होगी झारखंड इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत की, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की। देखेंगे विधानसभा उपचुनाव में किस दल ने मारी बाजी, वायनाड पर किसको मिली जीत, जानेंगे मणिपुर पर मचे सियासी घमासान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को बताया अप्रत्याशित, राहुल गांधी बोले हार की करेंगे समीक्षा। यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वक्फ बिल पर नहीं थम रहा विवाद, जेपीसी अध्यक्ष ने 25 मुस्लिम प्रतिनिधि मंडलों से की मुलाकात, संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार। और पर्थ टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहुंचा मजबूत स्थिति में, दूसरी पारी में बिना विकेट खोए बनाए 172 रन, 218 रनों की बनाई बढ़त। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड विधानसभा नतीजे सामने आ गए हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद वापसी करने में कामयाब रही, और इस बार पहले से भी बड़े बहुमत के साथ। तो क्या रहे झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल फेल हो गए। एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन राज्य की जनता ने इंडिया गठबंधन की नीतियों पर अपनी मुहर लगा दी है और हेमंत सोरेन की सरकार को पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता सौंप दी है। झारखंड विधानसभा के आए नतीजों में इंडिया गठबंधन ने 2/3 से भी ज्यादा सीट हासिल की। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को राज्य की 81 सीटों में से 56 पर जीत मिली है, जिसमें जेएमएम को सबसे ज्यादा 34 सीटें मिली है। ये जेएमएम का झारखंड में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इसके अलावा कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली है। सीपीआई-एमएल को 2 सीट मिली है, जबकि बीजेपी का राज्य में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बरहेट सीट पर सीएम हेमंत सोरेन ने 34,000 से ज्यादा वोट के अंतर से बीजेपी के गमालियल हेम्ब्रम को मात दी है। कल्पना सोरेन ने भी गांडेय सीट पर अपना परचम बुलंद किया। वहीं दुमका सीट पर जेएमएम के बसंत सोरेन ने बीजेपी के सुनील सोरेन को पछाड़ दिया। गोड्डा सीट पर आरजेडी के संजय प्रसाद यादव का बोलबाला रहा, तो जामताड़ा सीट पर कांग्रेस के इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी सीता मुर्मू को हरा दिया। पोटका सीट पर भी पूर्व मुख्यमंत्री मीना मुंडा को जेएमएम के सरदार से हार का सामना करना पड़ा। वहीं धनवार सीट पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जीत हासिल की। तो सरायकेला से चंपाई सोरेन ने भी अपनी सीट बचा ली, लेकिन उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को जेएमएम के रामदास सोरेन ने 21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं जमशेदपुर ईस्ट से बीजेपी की पूर्णिमा साहू ने जीत हासिल की। पूर्णिमा साहू ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास की बहू हैं। झारखंड में इंडिया को जीत मिली तो महाराष्ट्र में एनडीए भारी पड़ गया। यानी इस बार भी विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए 1-1 की बराबरी पर रहे। लेकिन जिस तरह की बड़ी जीत महाराष्ट्र में एनडीए को मिली, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो एनडीए यानी महायुति गठबंधन में सीएम पद को लेकर दरार के संकेत भी मिल रहे हैं। तो क्या रहे महाराष्ट्र के परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र नतीजों के बाद से सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि नतीजे आने के बाद से विपक्ष चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहा है। नतीजे आने के पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जनता का फैसला नहीं है, यानी नतीजे आते ही बीजेपी और एनडीए सवालों में घिर गई है। लेकिन विपक्ष के आरोपों से ज्यादा बीजेपी के सहयोगियों ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि नतीजे आने से पहले ही शिंदे और अजीत गुट की तरफ से सीएम पद पर दावा ठोक दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने मजबूती से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एनडीए की बैठक में तय किया जाएगा। इसी तरह अजीत गुट की तरफ से भी सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया गया है। एनसीपी अजीत पवार गुट की नेता और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अजीत पवार ही होंगे। इसके अलावा बीजेपी तो शुरुआत से ही सीएम पद पर नजरें गड़ाई हुई थी। यानी कहा जा सकता है कि एनडीए जीत तो गया, लेकिन जीत का जश्न नहीं बना पा रहा है, या कहें कि बीजेपी के सहयोगियों ने जश्न को फीका कर दिया, क्योंकि सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। वही बात करें नतीजों की, तो एनडीए यानी महायुति ने 230 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तो वही एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी 45 सीटों के करीब सिमट गई। लेकिन इन नतीजों ने आते ही एनडीए में तूफान ला दिया। अब बीजेपी इस तूफान को साथ पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों के नतीजे
नतीजे भी आज घोषित कर दिए गए। इन नतीजों को देखकर ये साफ दिख रहा है कि जनता ने उस दल के उम्मीदवार को जिताया है जिस दल की सरकार है। तो क्या रहा उपचुनाव का परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की 9, राजस्थान की 6 विधानसभा सीट सहित 15 राज्य की 47 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। सभी की निगाहें यूपी की करहल सीट पर लगी हुई थी, जहां सपा से अखिलेश यादव के भाई तेज प्रताप यादव का मुकाबला बीजेपी के अनुजेश यादव से था। करहल सीट पर अखिलेश यादव के इस्तीफे के चलते ही उपचुनाव हुआ था और सपा ने इस पर अपना दबदबा बरकरार रखा। इसके अलावा सीसामऊ सीट भी सपा के खाते में गई। गाजियाबाद, खैर सहित 7 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरएलडी को जीत मिली। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो दौसा सीट पर कांग्रेस और 6 सीटें बीजेपी को मिली, यानी जनता ने सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदान किया है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल, जहां टीएमसी की सरकार है, वहां की सभी 6 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में गई हैं। तो असम की सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। असम में एनडीए की ही सरकार है। असम की तरह बिहार की 4 सीटें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीती हैं। पंजाब की 4 में से 3 सीट आपको और एक कांग्रेस के हिस्से में गई, जबकि कर्नाटक की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर कहीं लगा तो वो मध्य प्रदेश, यहाँ 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें से एक सीट विजयपुर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के इस्तीफे के चलते खाली हुई थी। रावत को मोहन यादव सरकार ने मंत्री बनाया था, लेकिन उपचुनाव में रावत चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुई बुधनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। वहीं केरल की 2 सीटों में से एक पर कांग्रेस और एक पर सीपीएम को जीत मिली है। उपचुनाव में वैसे भी कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के हक में ही परिणाम जाते हैं, जो दिखाई भी दिए। लेकिन वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने इन समीकरणों को पूरी तरह से पलट दिया। केरल में सरकार वाम दलों की है, लेकिन प्रियंका गांधी ने यहां रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल की है। तो क्या रहे वायनाड के परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। वोटों की गिनती भी हो चुकी है। वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने बड़ी जीत हासिल की। प्रियंका ने इस सीट पर अपने भाई राहुल से भी बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस नेता का मुकाबला सीपीआई के सत्यन मौकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से रहा, लेकिन पूरा मुकाबला ही एक तरफा दिखाई दिया। प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट से 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर सीपीआई के उम्मीदवार हैं और तीसरे नंबर पर बीजेपी रही। बता दें कि ये सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनावों में रायबरेली सीट से जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी थी। इस वजह से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव कराया गया और यहाँ से प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारा गया। ये उनका पहला चुनाव है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव से प्रियंका ने चुनावी राजनीति में डेब्यू किया। वायनाड लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 7 सीटें आती हैं और प्रियंका ने सभी विधानसभा सीटों पर लीड हासिल की। इसके साथ ही बम्पर जीत से प्रियंका गांधी ने सियासी पारी का आगाज किया। रायबरेली और अमेठी के बाद वायनाड कांग्रेस का नया गढ़ हो गया है। अब संसद के अगले सत्र में प्रियंका गांधी वहां दिखाई देंगी। दरअसल राजनीति में प्रियंका गांधी लंबे वक्त से एक्टिव है, लेकिन कभी वो चुनाव नहीं लड़ी। पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। वही पार्टी के लिए चुनावी अभियानों में वो बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है। वायनाड में बम्पर जीत हासिल करने के बाद प्रियंका अब सांसद के रूप में एक नई पारी की शुरुआत करेंगी। प्रियंका ने जीत पर वायनाड के लोगों का आभार भी जताया और वो जल्द ही वायनाड भी जाएंगी। तो सवाल पीएम मोदी से भी पूछे जा रहे हैं कि वो मणिपुर कब जाएंगे। मणिपुर में हालात बदलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है और राष्ट्रपति शासन लगने की मांग की जा रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में लगातार चल रही हिंसा के बीच एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग लगातार सामने आ रही है, वहीं इस बीच अब मिजोरम के राज्यसभा सांसद और बीजेपी की सहयोगी मिजोरम नेशनल फ्रंट एमएनएफ नेता वनलाल वेना ने हिंसा रोकने के लिए बड़ी मांग सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा अब राज्य सरकार और पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही शांति बहाली की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने को बताया। वनलाल वेना ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र को प्रदेश की स्थिति का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और मैतेई और आदिवासी समुदायों के कब्जे वाली जमीन का सीमांकन करना चाहिए। वहीं मणिपुर में जातीय संघर्ष को खत्म करने के लिए उन्होंने मैतेई और कुकी-जो समुदाय के लिए अलग प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर जोर दिया। वनलाल वेना ने कहा कि दोनों समुदायों को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के तहत चलाना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन और जीवन शैली के बीच बहुत फर्क है। प्रदेश में जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, ऐसे में पहाड़ी जनजातियां अब घाटी में नहीं जा सकती और मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं जाना चाहते।
उन्होंने परिस्थितियों का स्थायी समाधान और ये टकराव खत्म करने के लिए दोनों समुदायों के लिए अलग प्रशासन बनाने के फैसले को जरूरी बताया। बता दें कि पिछले 1.5 साल से प्रदेश में जारी इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरे राज्य में सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी सहित दूसरी आर्म्ड फोर्स की कंपनियां तैनात है और अब 11,000 सुरक्षा बलों को और तैनात किया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि हिंसा की रोकथाम में बुरी तरह से विफल रही राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ते इस गुस्से को देखते हुए अब मणिपुर की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। क्या सीएम बीरेंद्र सिंह की कुर्सी छिनने वाली है? क्या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? अब ये आने वाला वक्त बताएगा। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब सीएम बीरेंद्र सिंह की कुर्सी संकट में है। वैसे संकट में तो इस समय गौतम अडानी भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका किसी भी वक्त भारत से अडानी के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है, तो वहीं इस मामले में अब सेबी की भी एंट्री हो गई है, जिसने अडानी की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के एवज में रिश्वत देने के आरोप में गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब इस मामले में सेबी की भी एंट्री हो गई है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस से सवाल किया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी ने रिश्वतखोरी के आरोपों में अमेरिकी न्याय विभाग की जांच का खुलासा मार्च महीने में किया था या नहीं। नियमों के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों पर लगे किसी भी आरोप का खुलासा करना अनिवार्य है। इसके बाद सेबी तय कर सकता है कि वो जांच को आगे बढ़ाएगी या नहीं। जांच का केंद्र बिंदु 15 मार्च को ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी अभियोजक जांच कर रहे थे कि क्या अडानी की कंपनी या उससे जुड़े लोग अधिकारियों को सोलर प्रोजेक्ट का ठेका फाइनल करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं या नहीं। हालांकि इस पर अडानी समूह ने कहा था कि चेयरमैन के खिलाफ किसी भी जांच के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। यानी देखा जाए तो अमेरिकी कोर्ट के बाद अब अडानी सेबी के नियमों में भी फंसते हुए दिख रहे हैं। उधर अमेरिका किसी भी समय अडानी के प्रत्यर्पण के लिए भारत से बातचीत कर सकता है। हालांकि अडानी अपने प्रत्यर्पण को लेकर कोर्ट में विरोध कर सकते हैं, पर यह पूरी प्रक्रिया जटिल और लंबी हो सकती है। इससे एक बात तो साफ है कि जहां एक और इस मामले ने अडानी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं अब इस मामले से निजात पाना फिलहाल उनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अडानी बड़े संकट में घिरते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया उससे भी ज्यादा बड़े संकट में दिखाई दे रही है। इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, अब इसमें और भी देशों की एंट्री हो गई है और ये संघर्ष अब विश्व युद्ध का रूप लेता दिखाई दे रहा है, जिससे पूरी दुनिया बड़ी मुश्किल में घिरती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन का युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध में बदलता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर हमले तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब इसमें और भी देशों की एंट्री हो गई है। यूक्रेन ने जहां अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए रूस पर हमला किया, तो रूस की तरफ से भी अन्य देश इस युद्ध में शामिल हैं। इसे लेकर यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ और ब्रिटेन में वर्तमान राजदूत वैलेरी जालुजनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूसी सहयोगियों के लड़ाई में उतरने के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। कीव इंडिपेंडेंट ने जालुजनी के हवाले से कहा कि यूक्रेन अकेले रूस से नहीं लड़ रहा, ये उत्तर कोरिया के सैनिकों का भी सामना कर रहा है। ईरान निर्मित शाहेद ड्रोन यूक्रेन में नागरिकों को खुलेआम निशाना बना रहे हैं। उत्तर कोरिया में बनी मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही हैं। वहीं यूक्रेन पर हाल ही में रूस की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल हमले को लेकर नाटो भी टेंशन में दिखाई दे रहा है, जहां पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन पर इस तरह के हमले करते रहेंगे। वहीं इसे लेकर नाटो ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में नाटो देश रूस की इस मिसाइल से पैदा हुए खतरे और यूक्रेनी सेना के हार के डर पर चर्चा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ये बैठक ज़ेलेंस्की की अपील पर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन समेत अमेरिका, ब्रिटेन पर भी हमले की धमकी दी है, उससे पूरे पश्चिमी देशों में तनाव देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम में लाडली बहना स्कीम गेम चेंजर साबित हुई है। फिलहाल सबकी निगाह मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, जिस पर देवेंद्र फडणवीस
ने तो अपना दावा पेश किया ही है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी अपना अनुभव लेकर के खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ लाडला भतीजा भी तो है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।